तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ के आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में है? राज्यसभा की सीटों के बारे में है। ठीक है, इट अलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्यसभा की सीटों को आवंटन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो शेड्यूल है वो शेड्यूल फोर्थ है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है। इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं, वैसे तो आंसर पहले से ही यहाँ पे मेंशन है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के थ्रू इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कैसे करती है? जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक अफेयर कमेटी और कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती है। ठीक है, उनके थ्रू जो भी कंट्रोल किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनके थ्रू किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड 5 कम्युनिटी नेमली मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जोरोस्ट्रियंस एज माइनॉरिटी। भारत सरकार ने 5 समुदाय मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों की रूप में सूचित किया है। तो ये बात सही है। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा? स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। तो ये भी सही है। अगला है, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है, पूछ रहा है इसमें। तो ये गलत है, क्योंकि जैन्स सबसे छोटे कम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैन्स को नहीं इंक्लूड किया है, यहाँ पे जैन्स भी आता है, जैन्स। ओके, तो जैन्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो ये भी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो वो नागरिकों की शिकायतें, सिटीजन ग्रीवियंसेस में नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये जो मामले दिए गए इनमें होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन हो तो संविधान का कि निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर न्यू स्टेट से फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर फर्स्ट शेड्यूल जो होता है उसको अमेंड किया जाना है। ठीक है, क्योंकि वही यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में होता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों में पंजीकरण का उपबंध है। ये सही बात है। ठीक है, RPA एक्ट 1951 रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, उस चीज़ को ये मेंशन करता है। अगला है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ही करता है। राष्ट्रीय स्तर पर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में से मान्यता प्राप्त है। तो ये भी सही है। ठीक है, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, क्योंकि क्राइटेरिया होता है एक पार्टी के, नेशनल पार्टी को उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो उसमें से एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में तो फिर उसको नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। अगला है, 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे। ठीक है, तो ये तो वैसे ओल्ड स्टेटमेंट है, पर ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसका आंसर 1, 2, 3 और 4 हो जाता है। फिर ये आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल नंबर 75 किससे रिलेटेड है? PM से रिलेटेड है, तो ये मैन काउंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसलिए इससे में मैच हो जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 54 किन आर्टिकल्स के बीच में आता है? तो अगर आपको याद हो तो 61 जो होता है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ऐसे करके, तो ये उसी के आसपास का है। तो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद में आर्टिकल 155 और 164, तो 164 के आसपास स्टेट्स के बारे में बातें होती हैं। ओके, और 150 के आसपास जो है वो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। हम बिल्कुल भी आर्टिकल्स को एक आर्टिकल नहीं लर्न कर सकते, लेकिन कुछ
हम गेस वर्क यहाँ पर कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके आसपास आता है। तो ये सामने सामने के दिए हुए हैं, सारे ही सही मैच्ड हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर से आर्टिकल के ऊपर है, और ये सारे ही फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनके जो सब क्लॉजेज हैं उससे रिलेटेड है। ओके, तो अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब 16 जो आर्टिकल होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपको थोड़ा सा याद करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली इससे मैच हो गया। फिर 31, अच्छा 30 वाला याद करिए। 31 तो कहाँ किससे रिलेटेड था? प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के आसपास का है, ठीक है। तो ये इसलिए इससे रिलेटेड है। 30वां जो है किससे है? माइनॉरिटीज़, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स से। तो ये और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 29 था, वो भी रिलीजन से रिलेटेड था। तो 29 का, सॉरी एक सेकेंड, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये डिस्क्रिमिनेशन वाला यहाँ पे दिया हुआ है, इससे मैच होगा, ठीक है। और ये जो 29 है, 29 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, तो ये 4th में आ जाएगा। इसके बाद में 30 जो था वो रिलीजन से रिलेटेड था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें रिलीजन एंड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के पास था। और 31 तो वो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका मैच। अगला है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट कहाँ चार्ज किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो वो कंसोलिडेटेड स्टेट और फंड ऑफ स्टेट से लिए जाते हैं, इंडिया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं हाई कोर्ट जजेस की पेंशन की अगर हम बात करें, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो वो कौन होते हैं? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इलेक्टेड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। तो जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उसमें दोनों तरह के मेंबर्स थे, कुछ नॉमिनेटेड भी होते थे, कुछ इलेक्टेड भी होते थे, ठीक है। तो कहाँ से इलेक्ट किए गए थे? वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी वो वहाँ से उनको इलेक्ट गया था। ये क्वेश्चन उसी के बारे में। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। राजनीति के निदेशक तत्वों को भारत संविधान में शामिल किए जाने के क्या उद्देश्य हैं? तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स किस लिए किए गए? सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघात्मक परिसंघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली क्या उद्देश्य था? द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वाज टू। तो क्या उद्देश्य था? तो यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इम्पेरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स जो थे, प्रिंसली स्टेट मतलब राजसी प्रांतों को शामिल किया था ब्रिटिशर्स, ठीक है। फेडरल यूनियन जो बनाया जा रहा था 1935 में, वो किस लिए, उनका क्या उद्देश्य था? ताकि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी प्रिंस हैं वहाँ पे, ठीक है, वो नेशनलिस्ट यहाँ पे जो भी लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे और भी बहुत सारी जो भी पार्टीज़ बनाई गई थी, उनके जो लीडर्स थे उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स के जो भी शासक होते थे उस टाइम पे, उनको उस संघात्मक परिसंघ में शामिल किया था, ठीक है। तो राष्ट्रवादियों के समाजवाद विरोधी सिद्धांतों के प्रतिवाद के लिए राजकुमारों का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो ये 51 है। अगर आपको DPSP याद नहीं हुई है तो मेरे ही इसी चैनल पर DPSP को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया गया है, वहाँ से आप आर्टिकल्स भी याद कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो 51 जो था वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में जो प्रोवाइड की जाती है। फिर इसमें मैच करना है, ठीक है।
मैच करना है, ये एक्ट्स हैं। और इसके ऊपर भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके एक सीरीज़ इस चैनल पे पड़ी हुई है जिसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने ये सारे ही एक्ट्स को डिटेल में समझाया है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 1813 के बारे में देखते हैं कि क्या कौन सा होता है, हो सकता है। तो सेटअप बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन फुली रेगुलेटेड द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस में किया गया था, तो ये तो आपको याद होगा, पिट्स इंडिया में किया गया था। दूसरा है कंपनी स्टेट मोनोपोली इन इंडिया वॉज एंडेड, ठीक है। कंपनी की मोनोपोली जो थी वो 1813 के एक्ट से खत्म की गई थी। द पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश। तो ये आपको याद होगा, सिपोय म्यूटिनी जो हुई थी उसके बाद में जो एक्ट आया था, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट्स इन इंडिया, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। और लास्ट है कंपनी डायरेक्टर वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट्स जो आए थे उनके थ्रू हुआ था, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया में के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम किस में मेंशन है, ये मैं उस सीरीज़ में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, सारे ही कीवर्ड्स के साथ में। और ये 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें मेंशन है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ऐसा नहीं है, सारे ही चीफ मिनिस्टर सेम इक्वल सैलरी में होते हैं एंड इक्वली पावर्स होती है। बस जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हेड होता है, दोनों बाकी के दोनों मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो एक कदम थोड़ा सा आगे होते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, क्योंकि असमानता नहीं होती, समानता होती है। फिर मुख्य चुनाव आयोग वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये सही है, क्योंकि उनकी जो भी सैलरी होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों में सेम है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल जो पैटर्न है, जैसे हटाया जाएगा वो बिल्कुल सेम है। तो ये 30 सही हो जाता है। और चौथा वाला क्या है कि द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स हिज ऑफिस और टिल द डेट ही अटेन्स एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर। तो 62 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 62 नहीं, आई गेस यहाँ पे 65 होगा या फिर 70 होगा। 62 तो नहीं है, क्योंकि 62 में तो इंसान ऐसे ही रिटायर होता है। इलेक्शन कमीशन और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी चेयरमैन हेड होते हैं, इनकी जो भी रिटायरमेंट एज होती है वो 62 से तो एटलीस्ट ज़्यादा होती है। द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों का परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत की 5 वर्षीय योजना अंतिम रूप में अनुमोदित की जाती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से, लेकिन अब तो कोई भी 5 year प्लान ऐसे आता नहीं है। जब आता था तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ही प्रूव करता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि के राज्यों और को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों का अनुशंसा करता है? तो वो वित्त आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये गलत, पार्लियामेंट ये गलत है। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति नहीं होती है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वैसे तो अब है नहीं, उसकी जगह नीति आयोग है। और नीति आयोग जो आंसरेबल होता है किसके लिए होता है? अपने चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उनको ही जवाबदेही उनके लिए होती है। प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये बात सही है। ऑर्डिनेंस तभी इशू हो सकता है जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, ठीक है। फिर बाकी के 2 स्टेटमेंट्स गलत है, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? तो 14 से 18 है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक और देखा था, तो वहाँ पर भी मैंशन किया गया था। और आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स Which of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter of reconsideration by the Council of Ministers?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44th है, मतलब प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है, किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है।